हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम इकाई सेकंड को कंटिन्यू करेंगे यानी स्टार्ट करेंगे। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने इकाई फर्स्ट में ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट के रूप में कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में देखा था। और उसी चैप्टर में हमने वेरियस ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस थी, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कौन कौन सी ब्रांचेज है, उसी प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने बहुत सारी ब्रांचेज पढ़ी थी। यानी जो सब सेक्शन है ज्योग्राफी के, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो आप एक बार प्रीवियस सेशन को जरूर देखिए, यदि वो नहीं देखा तो पहले उस सेशन को जरूर देखिए। ठीक है। तो आज हम 21 सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पृथ्वी के बारे में हम बेसिक डिटेल समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और विकास कैसे हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है, एक हैरी हेजल हैस ने जो महाद्वीपीय सॉरी सागरीय नितल प्रसार से संबंधित जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके बारे में भी देखेंगे। उसी प्रकार से भूकंप एवं ज्वालामुखी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है इनका जो उद्भव हुआ, जैसे ज्वाला भूकंप का क्या कारण है, क्या परिणाम है, उसी प्रकार से ज्वालामुखी का क्या कारण है, क्या परिणाम है, नेचर क्या है ज्वालामुखी का, ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है, अध्याय सेकंड, उसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो इसमें शुरुआत में जो पैराग्राफ दे रखा है ये बेसिक चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग है कि जो प्रेजेंट टाइम में हम जो आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे जो तारे दिखते हैं उनके बारे में। और उसी प्रकार से हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो हमें जो स्टार्स दिखते हैं, तारे दिखते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी प्रकृति क्या है और उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, और जो एंड है या नहीं है इस ब्रह्मांड का, या हम जो जिस आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें माइंड में ये सारी चीज़ें ये आती है माइंड में। तो यहाँ पे शुरुआत में बोला कि नर्सरी कक्षा में एक हम पोइम पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी जो छोटे छोटे तारे हमें दिखते हैं उनके बारे में। तो ये हमें आकर्षित करते हैं और इनको देखते टाइम हमारे मन में असंख्य प्रश्न उठते हैं, जैसे कि ये आकाश गंगा में कितने तारे हैं, ये कैसे बने हैं, इनका कोई अंत है या नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हमें हमारी मैच्योरिटी बढ़ती गई, हमने जब छोटे बच्चे थे तो उस समय आकाश की तरफ देखते थे तो हमें ये रियलाइज होता था कि आकाश में कुछ ऐसे छोटे छोटे तारे टाइप की चीजें हैं। बाद में जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती गई, फिफ्थ स्टैंडर्ड, टेंथ में, ट्वेल्थ में, बीए में, एमए, तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि इनका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है और प्रेजेंट टाइम में इनकी नेचर क्या है। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है। तो इसी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज है, कुछ मत है, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है आरंभिक सिद्धांत की पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, यानी जो अर्थ का एवोल्यूशन हुआ उसके जो इनिशियल फेज में कौन कौन से सिद्धांत थे, कौन कौन से मत थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा यहाँ पे है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक आरंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है, यानी इमैनुअल कांट ने एक मत प्रतिपादित किया था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जर्मन दार्शनिक है, इमैनुअल कांट जर्मन से संबंधित है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के रूप नाम से जानी जाती है, यानी जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उसी को कांट ने पहले दिया था और बाद में इसमें संशोधन किसने किया, लाप्लेस ने किया था। अब ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है कि इसमें बोला है कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, यानी कुछ ऐसे बादल से थे जो ऐसे धीमी गति से घूम रहे थे, उनमें कुछ मटेरियल था जो गैसीय अवस्था में था, और धीरे धीरे इनके घूमने से जो प्रेजेंट टाइम में हमें सोलर सिस्टम दिखता है उसका निर्माण हुआ। और ये बादल कैसे थे, सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे। बाद में सन 1900 ईस्वी में चैम्बरलैन एंड मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार आकार का कुछ पदार्थ निकला और अलग हो गया, यानी जो कांट ने बात बोली थी उसको संशोधित किसने किया, लैपलास ने। ये तो एक निहारिका परिकल्पना हो गई, नेबुलर हाइपोथेसिस होगी, ये बात अलग है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस है उसके बारे में है कि ये चैम्बरलैन और मोल्टन ने दिया था सन 1900 में। और इन दोनों मोल्टन और चैम्बरलैन ने बोला था कि ब्रह्मांड में एक तो सूर्य था और दूसरा था उसके पास से कोई भ्रमणशील तारा निकला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सूर्य स्थित है, ठीक है, और इसके पास से कोई भ्रमणशील तारा निकला, ठीक है, और इस भ्रमणशील तारे की स्पीड, ठीक है, और इसकी साइज है जो इस इससे बड़ी थी, माना कि ये इतना बड़ा था, ठीक है। तो जैसे ही ये इसके पास से निकला तो एक तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो कहने का मतलब कम स्पीड में, सॉरी कम टाइम में ये ज़्यादा स्पीड कवर कर ली। तो इस वजह से इसकी जो पास से जो भ्रमणशील तारा निकला इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि जो सूर्य था स्थिर अवस्था में था उससे एक सिगार निकला, ठीक है।
अब ये सिगार निकला, जब तक ये सूर्य से ग्रेविटेशनल वेव की वजह से ये सिगार निकला, तो ये जो ब्रह्मणशील तारा था वो इतना दूर जा चुका था कि जो ये सिगार उत्पन्न हुआ ना इस सूर्य से, ये इसको अपनी ओर पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं कर पाया। तो बाद में इस सिगार का क्या हुआ कि ये जो स्थिर अवस्था में सूर्य है इसके चारों ओर एक डिस्क शेप में अपने इसके चारों ओर भ्रमण करने लग गए, यानी इसके बीच में तो पोर्शन थोड़ा बड़ा था और दोनों साइड में कुछ ऐसा डिस्क टाइप का इसका शेप था। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, तो एक बार वापस पढ़ते हैं इसको कि इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से एक सिगार के रूप में आकार का कुछ पदार्थ निकला और अलग हो गया। ये तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ ये पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। ये धीरे धीरे संगणित होकर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी जो सिगार निकला था वो, कहने का मतलब ये चीज समझ में आ गई आपको। एक बार इसको वापस देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चैम्बरलैन और मोल्टन ने एक बात बोली थी कि एक स्थिर अवस्था में एक कोई तारा था, ठीक है, सूर्य था, मान लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारा सूर्य है वो थे, ठीक है, वो था। अब इसके पास से कुछ एक ऐसा और स्पीड से कुछ सूर्य था, जो दूसरा तारा था बड़ा था, वो इसके पास से इतना स्पीड से गुजरा कि इस बड़े तारे की स्पीड से जो इसका जो बड़े तारा था उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो स्थिर अवस्था में जो हमारा सूर्य है इससे कुछ सिगार टाइप की चीज निकली, यानी कुछ अपनी ओर आकर्षित की। ठीक है, लेकिन इस जो भ्रमणशील तारा था उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत कम टाइम में आगे निकल गया इससे। ठीक है, तो जो सिगार उत्पन्न हुआ था वो अपनी तरफ पूरे पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं कर पाया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सिगार निकला और इस तरफ आकर्षित होने लगा दूसरे जो भ्रमणशील तारा था उसकी तरफ, जब तक ये जो दूसरा तारा था वो बहुत आगे निकल चुका था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिस्क शेप में जो सिगार निकला था वो जम गया यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस अवस्था में जम गया। ठीक है, बीच में से ये बड़ा था और दोनों साइड से कुछ पतली पट्टी टाइप था, यानी जो डिस्क होती है उसके शेप का बन गया। तो बाद में ये क्या हुआ, ये सूर्य जो भ्रमणशील तारा था वो तो आगे निकल गया काफी, लेकिन कालांतर में ये क्या है कि इसके जो मेन अपना जो सूर्य है उसके चारों तरफ ये 9 ग्रह है एक बेल्ट के रूप में चक्कर काटने लग गए। ठीक है, तो ये बेसिक बात बोली। ठीक है, ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। पहले सर जेम्स जीन्स और उसके बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया, यानी जो चैम्बरलैन और मोल्टन ने जो बात बोली थी इनका समर्थन किसने किया, जेम्स जीन्स ने और हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क में सूर्य के साथ एक और साथी तारे होने की बात मानते हैं। ठीक है, पहले तो शुरुआत में तो इनकी बात मानी नहीं थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका मत का समर्थन किया जेम्स जीन्स ने और हेरोल्ड जेफरी ने, और ये बात इन्होंने मान ली थी। ये तर्क द्वैतार्क सिद्धांत यानी बाइनरी थ्योरीज के नाम से जानी जाती है। यानी ये इंपॉर्टेंट है, जो द्वैतारक सिद्धांत है वो किन किन दार्शनिकों ने दिया, एक तो चैम्बरलेन थे, दूसरा मोल्टन थे, तीसरा जेम्स जीन्स और चौथा था हेरोल्ड जेफरी। इन्होंने द्वैतारक सिद्धांत का मत का प्रतिपादन किया था और बाद में समर्थन भी किया था। ठीक है, तो 1950 ईस्वी में रूस के ओटो सिमंड व जर्मनी के कार्ल वाइजस्कर ने निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस है उसमें कुछ संशोधन किया। यानी जो नेबुलर हाइपोथेसिस कौन सी, पहले तो सबसे पहले इमैनुअल कांट ने बोला था, फिर लाप्लास ने इसमें कुछ संशोधन किया, और बाद में थर्ड टाइम यानी यहाँ पे जो ओटो सिमंड और कार्ल वाइजस्कर है इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस में कुछ संशोधन किया। और इन्होंने क्या बोला कि जिसमें विवरण भिन्न था, उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से गिरा हुआ था। यानी ये सूर्य है, ये कोई एक सौर निहारिका से गिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे पट्टी टाइप चीज है, इससे गिरा हुआ है। ठीक है, गिरा हुआ है जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बनी है। यानी जो ये निहारिका है ये किन किन से बनी है, हाइड्रोजन से, हीलियम से और धूल के कण से। इन कणों के घर्षण व टकराने से यानी कोलिजन से एक चपटी त्रस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवर्धी प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपस में जो ये यहाँ पे जो धूल के कण थे, हाइड्रोजन और हीलियम था, इनमें क्या हुआ, इंट्रैक्शन बढ़ा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इंट्रैक्शन बढ़ा। ठीक है, और घर्षण की वजह से जो प्रेजेंट टाइम में हमें सोलर सिस्टम देखने को मिलता है, ग्रह देखने को मिलते हैं, उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बोली। तो अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये थे आरंभिक मत। ठीक है, आरंभिक मत में एक बार वापस रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जो इमैनुअल कांट था उन्होंने कुछ मत का प्रतिपादन किया, उसके बाद में इमैनुअल कांट के बाद में जो लाप्लास थे वो आए। ठीक है, यहाँ पे जो लाप्लास थे उन्होंने जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी उसमें थोड़ा संशोधन किया। उसके बाद में चैम्बरलेन और मोल्टन आए। ठीक है, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसको हम क्या बोलते हैं, जो द्वैतारक सिद्धांत है। ठीक है, इसका मत का प्रतिपादन किया।
और फिर इसके बाद में इनका चैम्बरलिन और मोल्टन का समर्थन किसने किया? जेम्स जीन और यहाँ पे हेरोल्ड जेफरी ने इनका मत का समर्थन किया, ठीक है। अब उसके बाद में जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी उसमें वापस एक संशोधन हुआ, वो किसने किया? वो क्या था? ऑटो सिमट और कार्ल वाइजस्कर, ठीक है। इन दोनों विद्वानों ने इस जो नेबुलर हाइपोथेसिस है जिसको इमैनुअल कांट और लाप्लास ने दिया था उसमें संशोधन किया, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, शुरुआत में ये चीजें डिस्कस की। अब जो इमैनुअल कांट है इन्होंने इस मत का जो प्रतिपादन है वो कहीं पे हमें 1755 ईस्वी देखने को मिलता है, ठीक है। सॉरी, हमें 1955 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 1755 कहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। जो लेप्लास था, ठीक है, नहीं सॉरी, जो इमैनुअल कांट है इन्होंने ये मत का प्रतिपादन कब किया? 1755 ईस्वी में। और लाप्लास थे उन्होंने ये बात कब बोली? 1796 में, ठीक है। उसी प्रकार से जो चैम्बरलिन और मॉल्टन है इन्होंने ये बात कब बोली? 1900 में। और कहीं पर 1905 भी लिखा हुआ मिलता है हमें, ठीक है। जैसे सुविंदर सिंह टाइप की जो फिजिकल जियोग्राफी की बुक है उनमें ये थोड़ी वेरी करता है। तो एग्जाम में ऑप्शन में यदि 1900 आए तो 1900 करना, नहीं तो 1905 आए तो 1905 करना, ठीक है। दोनों में से एक ऑप्शन आए तो चूज करना, नहीं तो दोनों आए तो उसमें 1900 को चूज करना, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सोर्स है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो टाइडल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको, द्वैतारक सिद्धांत को, ठीक है। एक ज्वार निकला था, ठीक है, और बाद में जो साथी तारा था वो बहुत दूर चला गया और उसकी ग्रेविटेशन के फोर्स की वजह से जो सिगार निकला वो जो स्थिर अवस्था में सूर्य था उसके चारों ओर चक्कर काटने लग गया, ठीक है। तो इसको टाइडल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो जो जेम्स जीन्स है, ठीक है, जेम्स जीन्स ने इस मत का प्रतिपादन 1919 में किया था। और उसी प्रकार से जो हेराल्ड जेफरी है इन्होंने इस मत का प्रतिपादन 1929 में किया था, ठीक है। यानी इसका समर्थन इस ईयर में किया था, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें एडिशनल है, इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मत है वो है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में जो ये जो जितने कितने भी ये प्रीवियस हमने पढ़े हैं ये सारे उस टाइम जो इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसनेस था नहीं, और जो एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इनके पास में रिसोर्सेज थे नहीं। तो आरंभिक मत कौन कौन से हैं? जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हमारे जो यूनिवर्स है उसकी इवोल्यूशन के बारे में थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी है, ठीक है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना यानी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। यदि एग्जाम में बिग बैंग थ्योरी की जगह यदि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस आए तो भी एक ही है दोनों, ठीक है। ये 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने इसको इसके प्रमाण दिए थे। और एडविन हब्बल ने ये बात बोली थी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ क्या है। अब ये जो बिग बैंग थ्योरी है या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है 1920 में सबसे पहले तो एडविन हब्बल ने दी थी। और एडविन हब्बल ने बाद में एक बात बोली थी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, जैसा कि हमें विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने और बोला कि एक आप गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान बनाएं, ठीक है, जिनको आकाश गंगाएं मान लें। जब आप गुब्बारे को फुलाएंगे और गुब्बारे पर लगे निशान एक दूसरे के दूर चले जाएंगे, ठीक है, दूर जाते हुए प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। यद्यपि आप यह भी पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त स्वयं चिन्ह भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरुआत में हमने जो एक जो विचित्रता है यानी एकांकी परमाणु है यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे इनका एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो बाद में जो ये चिन्ह है, ठीक है, इसको एक आकाशगंगा मान लीजिए। यहाँ पे ये मान लीजिए चार आकाशगंगा है और इनका क्षेत्रफल ये इतना सा है। बाद में कालांतर में क्या हुआ कि धीरे धीरे इनका दायरा बढ़ा यानी इसका क्षेत्र बढ़ा। क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ में एक तो इनके दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ी, ठीक है। दूरी बढ़ने के साथ साथ में जो आकाशगंगा का विन्यास था, ठीक है, वो भी बढ़ा। पहले इतना था, बाद में इतना हो गया। और जो कालांतर में धीरे धीरे प्रेजेंट टाइम की बात करें यदि एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनका एरिया बढ़ा। एरिया इन द सेंस दैट जो डिस्टेंस है दो आकाशगंगाओं के बीच का वो बड़ा है। उसी के साथ में जो पहले विन्यास था वो इतना सा था, बाद में इतना हुआ, और उसके बाद में ये धीरे धीरे प्रेजेंट टाइम में इतना हो गया, ठीक है। यानी इस सेल के वहाँ पे पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, और प्रेजेंट टाइम में जो विन्यास है वो इतना बड़ा है। तो एडविन हब्बल ने दो बातें बोली और बेसिक है, एग्जाम में क्वेश्चन एज ए टीज पूछ सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, कि एक तो आकाशगंगा दो आकाशगंगा के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, और दूसरा जो आकाशगंगा है उस खुद का भी मतलब एक्सपेंड हो रहा है, वो भी खुद भी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। जबकि ये तथ्य अनुरूप नहीं है, यानी ये जो फैक्ट फैक्ट है प्रेजेंट टाइम में उसके अनुरूप नहीं मान सकते, क्योंकि जो ह्यूमन स्केल है मेजरमेंट करने की ब्रह्मांड को वो बहुत सीमित है। अभी प्रेजेंट टाइम में ब्रह्मांड का जो एक कोना भी जो प्रॉपर हम नहीं माप पाए। ये एक एडविन हबल के जो माइंड की परिकल्पना है और उसके आधार पर हम ये बात मान रहे हैं, ठीक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु
प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं। यानी जो एक तो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी तो बढ़ रही है, लेकिन जो सापेक्षिक आकाशगंगा का विस्तार हो रहा है इसको अभी प्रेजेंट टाइम में माना नहीं है। ठीक है, अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मानिए है। अब हमने एडविन हब्बल ने जो बात बोली थी उसको एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये माना है कि ये चीज ऐसे ग्रो कर रही है, यानी प्रेजेंट टाइम में ये डिस्टेंस बोल दो, ठीक है, या एक्सपेंडिंग बोल दो, ये चीज ऐसे हो रही है। ठीक है, अब इसी के साथ में नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ बातें बोली हुई है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था में होगा। ठीक है, जैसे पहली अवस्था है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलार्ध में यानी एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जैसे ये भी यहाँ पे पढ़ा हमने। ठीक है, विचित्रता, यानी ये विचित्रता है, बात सोचने में बहुत ऐसी हमें हजम नहीं होती है कि एक जो परमाणु था उससे प्रेजेंट टाइम में इतना बड़ा जो ब्रह्मांड बना है, अर्थ बनी है और यूनिवर्स क्रिएट हुआ, ये एक परमाणु से कैसे इतना एक्सपेंड हो सकता है, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म एवं तापमान एवं घनत्व अत्यंत था, अनंत था। यानी इसका टेम्परेचर और डेंसिटी थी वो अनंत थी, जिसको माप नहीं सकते, और ये अति सूक्ष्म था, यानी जो बहुत छोटा था। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, उसी प्रकार से बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलार्ध में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहद स्तर पर विकास हुआ, यानी जो एकांकी परमाणु था उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इससे जो एक्सपेंड है वो स्टार्ट हो गया। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, एज इट इज याद रख लीजिए। ठीक है, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों का परिवर्तित हो रही है, यानी विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो रही है, यानी जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे कुछ एनर्जी है जो पदार्थों में ट्रांसफॉर्म हो रही है। विस्फोट यानी बैंग के बाद 1 सेकंड का अल्पांश के अंतर्गत ही वृहद विस्तार हुआ, यानी जो सेकंड का कुछ हिस्सा है उसी के अंदर ये जो प्रेजेंट टाइम में जो विस्तार है वो हो गया था। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई, यानी जब शुरुआती पहला इनिशियल विस्फोट हुआ था उसी में मैक्सिमम एक्सपेंड हो गया था, और बाद में ये कमी जो गति है वो जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया। ठीक है, यानी जो पहला परमाणु था वो बिग बैंग की घटना के जस्ट 3 मिनट के अंदर ही ये बात हो गई। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा बनने के चांस है। ठीक है, पहला तो एडविन हबल की जो बातें हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कि ये जो 13.7 अरब वाली बात है, उसी प्रकार से जो 3 मिनट की बातें हैं, अल्पांश की बातें हैं, ये बहुत माइनर है लेकिन एग्जाम में कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं। बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान, बिग बैंग से 3 लाख वर्ष यानी जो बिग बैंग की घटना हुई उससे लेकर 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। ठीक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल चीज है, स्टेटमेंट बेस्ड। परमाणविक पदार्थों का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया यानी ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये 3 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आप सभी को। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। जो होयल है, होयल ने एक विकल्प यानी एक मत प्रस्तुत किया था, स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया था। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा, यानी इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड किसी समय एक ऐसी अवस्था थी जिसमें एक समान था ब्रह्मांड। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत के पक्षधर है, यानी जो मेजर जो साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं कि हाँ रियली में बिग बैंग जैसा कोई इवेंट हुआ था और उसके बाद में ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये बात ज़्यादा थोड़ी फेवर में लगती है, यानी ज़्यादा अच्छी लगती है जो साइंटिस्ट है उनको। ठीक है, तो एक बात ये याद रखनी है कि जो कॉन्सेप्ट है स्थिर अवस्था संकल्पना, ठीक है, स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये होयल ने दिया था। ठीक है, और ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट जो बात है तारों का निर्माण से संबंध में, तो इनमें मेजर बात यह है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। ठीक है, यानी जो शुरुआती ब्रह्मांड था उसमें पदार्थ का और जो ऊर्जा है उसका समान वितरण नहीं था। घनत्व के आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जो डेंसिटी थी उसके आरंभिक भिन्नता से जो ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है, यानी बहुत सारे तारे मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं।
ठीक है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजार प्रकाश वर्षों यानी लाइट ईयर्स में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 8,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में होता है। ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको आगे यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एक बार इसको देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर कितना होता है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। यानी प्रकाश वर्ष है वो समय का नहीं है, टाइम का नहीं है, डिस्टेंस का मेजरमेंट है। ठीक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी जो लाइट है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, यानी इमेजिन कीजिए एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, तो एक साल में कितना डिस्टेंस तय करेगा वो एक प्रकाश वर्ष होता है। यानी जितनी प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष किसे बोलते हैं, एक लाइट ईयर किसे बोलते हैं, जितना टाइम प्रकाश की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर है। ठीक है। तो एक साल में प्रकाश ने जितनी दूरी तय की है, यानी लाइट ने जितनी डिस्टेंस तय की है, उसको हम एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। ये 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर है। यानी ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। पृथ्वी व सूर्य की औसतन दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर है। यानी जो एवरेज डिस्टेंस है वो 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में ये प्रकाश वर्ष केवल 18.311, ठीक है, सेकेंड है। ठीक है। यानी जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो प्रकाश की जो डिस्टेंस करने का टाइम है वो 8 मिनट 311 सेकेंड है। यानी 8 मिनट और 3 सेकेंड में प्रकाश है जो सूर्य की सरफेस से पृथ्वी के सरफेस पर आ जाता है। ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए एक प्रकाश वर्ष कितना बड़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक अकेली आकाशगंगा का विन्यास बोला है कि 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में एज इट इज स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बोला है कि जैसे निहारिका यानी नेबुला कहते हैं। क्रमश से इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए हैं। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। और एक ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन बातें और इम्पोर्टेंट निकल के आई है। जो शुरुआती आकाशगंगा है उसका निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक विशाल बादल से बना। ठीक है। उसके बाद में इसको निहारिका कहते हैं। और ये जो धीरे धीरे कहने का मतलब संगठित होते गए। ठीक है। इनकी वजह से तारों का निर्माण हुआ। ठीक है। तो जो एक अनुमान के अनुसार जो तारों का निर्माण है वो 5 से 6 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था। ठीक है। तो ये तीन चार बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रहों का निर्माण। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है ग्रहों के निर्माण के बारे में कि कितनी अवस्थाएं मानी जाती है। तारे निहारिका के अंदर गैस की गुंचित गुंथित झुंड है। यानी जो तारे हैं वो निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। इस गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ है। और इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस व धूल कण की घूमती हुई तस्तरी यानी जो रोटेटिंग डिस्क है उसका विकास हुआ है। हम देखते हैं ना कहीं पर जो डिस्क टाइप की जो आकाशगंगाएं होती हैं हमें मूवी में देखते हैं, या हम जब महाभारत देखते हैं तो उसमें हमें एक जो डिस्क शेप की जो कुछ घूमती हुई तारे की कुछ हमें चीजें प्रतीत होती है। ठीक है। तो वो सेम वही है सिस्टम यहाँ पे। ठीक है। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसर्जन अणुओं यानी संसर्जन का मतलब है कि अणुओं में पारस्परिक आकर्षण हुआ, प्रक्रिया द्वारा गर्माण हुआ। ठीक है। यानी जो प्लांटेस्मल में विकसित हुए और संगठन यानी कोलाइजन की प्रक्रिया द्वारा एक पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए और छोटे पिंडों में अधिक संख्या में ग्रहणु बने। यानी शुरुआत में बात बोली कि यहाँ पे जो धूल कण के ऐसे बादल थे और बाद में ये धीरे धीरे एक जगह इकट्ठे हुए और बाद में तारों का निर्माण हुआ। बस सिंपल बात यही है। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहणुओं में सहवर्धित होने से कुछ बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। जो छोटे छोटे पिंड बने थे, तारे बने थे, वो बाद में आपस में और मिल गए। ठीक है। तो और मिलके एक बड़ा ग्रह का निर्माण हुआ। ठीक है। तो ये सिंपल फिलोसॉफी है इनकी। नेक्स्ट है यहाँ पे सौर मंडल। ठीक है। अब सौर मंडल के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखते हैं एक बार। सौर मंडल किसे कहते हैं। ठीक है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। जो नेबुला है वो उसको सौरमंडल का जनक माना जाता है। हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि जो हाइड्रोजन गैस से धीरे धीरे निर्माण उसको स्टार्ट हुआ, उसको हम निहारिका बोलते हैं। निहारिका बाद में संगठित होती गई, उससे तारों का निर्माण हुआ। ठीक है। तो इसी वजह से निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने थे। ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण शुरू हुआ था।
हमारे सौरमंडल में सूर्य जो मेजर तारा है, 8 ग्रह है और 63 उपग्रह, यानी प्रेजेंट टाइम इनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, 63 नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे जो टोटल जो उपग्रह हैं उनका जो यूनिट है वो कितनी है। ठीक है, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, जो ग्रहों के टुकड़े हैं, एस्टेरॉइड्स है, धूमकेतु यानी कॉमेट्स है, वृहद मात्रा में धूमित कण और गैसें हैं। ठीक है, यानी आज भी प्रेजेंट टाइम में अर्थ की सरफेस पर अंतरिक्ष से बहुत सारा जो हजारों टन में जो एक डस्ट पार्टिकल होते हैं वो धरती की सतह पर आते रहते हैं। ठीक है, तो ये वही धूल के कण हैं और गैसें हैं जो पृथ्वी की सतह ग्रेविटेशन की वजह से पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह यानी इनर प्लेनेट कहलाते हैं। यानी ये इंडेक्स दे रखी है। और इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे ये सूर्य बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे सूर्य बना हुआ है। ठीक है, और ये जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, ये इसी अवस्था में है। ठीक है, यानी सूर्य से इसी अवस्था में बुध से शुरू होते हैं और नेपच्यून तक जाते हैं। तो अब यहाँ पे बोला है कि 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी ग्रह हैं। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, इनको इनर प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित है, यानी जो एक कॉपर बेल्ट है, नहीं, एस्ट्रोनॉइड की बेल्ट है, वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसके जो बाह्य ग्रह हैं और आंतरिक ग्रह हैं इनके बीच में एक जो एस्ट्रोनॉट की बेल्ट है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पृथक हो गए हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल ग्रह कहे जाते हैं, यानी ये पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, ये पार्थिव ग्रह हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही सेलों जो चट्टानें हैं और धातुएं हैं उनसे बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। यानी जो इनर ग्रह हैं पार्थिव ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह के नाम से, और ये पृथ्वी के जैसे ही चट्टानों से बने हैं। ठीक है, और इनका घनत्व अपेक्षाकृत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो बाह्य ग्रह हैं उनसे। ठीक है? अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह हैं जिसे जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ होता है अर्थ है बृहस्पति की तरह है, यानी बृहस्पति की तरह जो गैस से बना हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में गैस से नहीं बना हुआ है, लेकिन जो इनकी डेंसिटी के आधार पर इनको माना जाता है। ठीक है, इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रह में विशाल है और हाइड्रोजन व हीलियम से बने संघन वायुमंडल है। ठीक है, यहाँ पे जो बाह्य ग्रह हैं जैसे बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून से, इनमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम से बने संघन वायुमंडल है इनके। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। जब हमने शुरुआत में पढ़ा था बाइनरी हाइपोथेसिस, उसके बारे में पढ़ा था कि एक स्थिर तारा था और उसके पास से कोई बड़ा तारा गुजरा और उसके बड़े तारे की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक सिंगार उत्पन्न हुआ। और इस तारे की स्पीड इतनी अधिक थी कि ये बहुत आगे निकल चुका था और जो शिकार उत्पन्न हुआ था उसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाया पूरी तरह से। तो जो शिकार उत्पन्न हुआ था वो इस जो सूर्य है इसके चारों ओर घूमने लग गया। ठीक है, तो जो सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष, यानी ये 4.6 अरब वर्ष पुरानी बात है। ठीक है, अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में हुई थी, उसमें निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य ग्रहों यानी पिंड है जो 2023 यूबी 313 है उसके नाम से, तो इसको प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाने लगा। ठीक है, हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ तथ्य है। ठीक है, ये सारणी है। ठीक है, इसको हमने देखा है पहले कि जैसे सूर्य है, ये सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य के सापेक्ष बात करें तो सूर्य के सबसे पास में बुध ग्रह है। ठीक है, उसके बाद शुक्र है और उसके बाद में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना है। दूसरा इनमें एक तो सीक्वेंस याद रखनी है और दूसरा दूरी तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी कि यदि सीक्वेंस पता है तो दूरी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। फिर डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये याद रखना है कि जो हमने इनर ग्रह पढ़ा था यानी 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो किसकी है, पृथ्वी की है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है वो बुध की है, बुध के बाद में शुक्र की है, शुक्र के बाद में मंगल की है। और बाकी ये जो बाह्य ग्रह हैं इनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी नेपच्यून की है, उसके बाद में बृहस्पति की, उसके बाद में यूरेनस और उसके बाद में शनि की है। तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब उपग्रह है, पृथ्वी का एक है चंद्रमा और मंगल का दो है, डिबोस और फेबोस ऐसे नाम है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो बाह्य ग्रह हैं उनमें उपग्रह ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट भी कथन है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो पार्थिव ग्रह हैं यानी टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं उनमें उपग्रह की संख्या ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बाह्य ग्रह हैं, जोवियन ग्रह हैं, उनके जो सैटेलाइट है उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये बात हमको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। दूसरा ऐसा कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है नहीं याद रखने लिए। नेक्स्ट है पार्थिव व जोवियन ग्रहों के अंतर निम्नलिखित परिस्थितियों में फलस्वरूप हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ अंतर दे रखे हैं।
इनको देख लेते हैं। पार्थिव ग्रह जनक तारे से बहुत समीप बने हैं, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संगठित संगठित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। जैसा ये सूर्य है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन चार ग्रहों के। ठीक है। सौर सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूल कण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। अब इमेजिन कीजिए, वापस एक बार देखते हैं। ये हमारा सूर्य है। जब ये साथी तारा पास से निकला, तो आप जो प्रैक्टिकली सोच के देखो, जब ये पास से निकला और यहाँ से शिगार उत्पन्न हुआ, तो ग्रेविटी ज्यादा किसकी तरफ वर्क करेगी? ज्यादा इस जो तारा पास से निकला इसकी तरफ वर्क करेगी। जब ग्रेविटी इसकी तरफ वर्क करेगी, जो डिस्क बनाई थी हमने, ये डिस्क बनाई थी, तो सबसे ज्यादा जो धूल कण है, जो गैसें हैं, वो किस तरफ से किस तरफ जाएगी? यानी इस साइड से इस तरफ जाएगी। ये कोशिश करेगा पूरा छल्ला इसके साथ जाने का, लेकिन ये जा नहीं पाया शिकार। ठीक है। तो जो इनर ग्रह हैं, जो चार इनर ग्रह हैं, वहां से जो गैसें थी, जो धूल कण थे, डस्ट पार्टिकल थे, वो इस साइड में चले गए। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जो बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यहाँ पे जो गैसें हैं और जो हल्के मटेरियल है, वो वायुमंडल में इनके ज्यादा है। इसकी वजह यही है। ठीक है। तो इस वजह से उसके बाद नेक्स्ट है, पार्थिव ग्रहों के छोटे होने और उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैसें इन पर रुकी नहीं। ठीक है। एक दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि जो पार्थिव ग्रह हैं, इनकी ग्रेविटी ज्यादा है। ग्रेविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनका जो आकार है वो छोटा है, उस वजह से इनका जो निर्माण है वो इसी अवस्था में या इस टाइप में हुआ। ठीक है। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस किया है, और नेक्स्ट सेशन में जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ में एक दो हाइपोथेसिस और है। ठीक है। इसमें पहला जो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है, उसको रसेल ने भी कहने का मतलब, रसेल है 1937, इसने भी इस जो बाइनरी हाइपोथेसिस है, यानी जो हमने पढ़ी थी ना बाइनरी हाइपोथेसिस, बाइनरी थ्योरी, इसका समर्थन किया था रसेल ने। और एक हाइपोथेसिस और है सुपरनोवा। ठीक है। सुपरनोवा हाइपोथेसिस ये किसने दी? हेनरी फेयोल ने दी, हेयोल ने। ठीक है। ये दी थी 1946 में। ठीक है। शायद ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है। तो ये यहाँ पे की थी हमने, कहाँ पे की? एक मिनट। हाँ, ये रही हेयोल। ठीक है। हेयोल ने ये बात भी बोली थी। कौन सी? सुपरनोवा हाइपोथेसिस, ये बात भी बोली थी उन्होंने। एक तीसरी इंपॉर्टेंट है, इंटर स्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है। तो ये किसने दी? ओटा ने दी। ठीक है। जो ओटा हमने अभी डिस्कस किया ना, यहाँ पे जो रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है। सिमंड ओटो। ठीक है। 1905 में रूस के ओटो सिमंड। ठीक है। तो इन्होंने जो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है, उसका इसने प्रतिपादन किया था। ये कब किया? 1943 में। ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज है इनके बारे में है। और नेक्स्ट जो सेशन है, रिमेनिंग पोर्शन है, उसमें हम जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, पहले तो चंद्रमा के बारे में देखेंगे, उसी प्रकार से जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, भूवैज्ञानिक समय सारणी, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।